इंग्लिश को हम ना 3 सेक्शन में पढ़ेंगे बच्चों। 3 सेक्शन कौन-कौन से होंगे? सबसे पहले आएगा ग्रामर, ठीक है? ग्रामर। और फिर दूसरा सेक्शन कौन सा रहेगा? वोकैब्युलरी। और तीसरे सेक्शन में पढ़ना हमने रीडिंग, है ना? रीडिंग कॉम्प्री कोई सा भी एग्जाम तो आप इन्हीं 3 सेक्शन से बनेंगे ना, ग्रामर, वोकैब्युलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो सबसे पहले देखना है कि ग्रामर में कौन-कौन से टॉपिक आएंगे। देखो इसको नोट डाउन करो, ठीक है? इसके नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे इंग्लिश के। अब देखो जो पहला सेक्शन जो है ग्रामर, ये आपका ना स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले ग्रामर में जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अब इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ोगे आप? सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना, क्लॉजेस, फ्रेज, ये सारा पढ़ोगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो उसमें भी तो इन्हीं का यूज होगा ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना, सेंटेंसेस का यूज होगा, सेंटेंसेस के टाइप कितने हैं, तो सारा पढ़ेंगे हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। इसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा टेंस। टेंस रहेंगे, ठीक है? एडजेक्टिव्स वगैरह पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक आते हैं। जो टेंस है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है ना, वर्ब आता है, पर टेंस पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है? फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम, टेंस के बाद पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अंदर ही आएगा सारे टॉपिक। इसके अंदर आएंगे 8 टॉपिक, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं बच्चों 8 टॉपिक। कौन कौन से आएंगे लिख लो। सबसे पहला टॉपिक होता है नाउन, दूसरा आएगा प्रोनाउन, है ना, थर्ड रहता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, फोर्थ रहेगा एडवर्ब, ठीक है? फिफ्थ आएगा इसमें वर्ब, सिक्स्थ आएगा प्रपोजिशन, और सेवंथ आएगा इंटरजेक्शन, और एट्थ है कंजंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है? आर्टिकल इसमें नहीं आता है। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, है ना, डिटर्मिनर्स बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को, तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा देखो यहाँ पे जो वर्ब है ना, सबसे पहले हम वर्ब को पढ़ेंगे इसमें। जैसे टेंस खत्म हो जाएगा, टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे? वर्ब। क्योंकि टेंस और वर्ब में ना क्या होता है, लॉजिक लगता है ना। टेंस के लॉजिक किस में आएंगे? वर्ब में, वर्ब का टेंस में। इसके बाद आएगा फोर्थ टॉपिक हमारा, इसे पढ़ेंगे हम आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, है ना, तो दर्शाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, इनको भी आप क्या बोले? डिटरमिनर्स बोल सकते हो। ये प्रोनाउन में भी आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। टॉपिक कौन सा आ गया? आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, निकले इतना। फिर देखो यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक रहेगा हमारा इसमें वॉइस, है ना। वॉइस दो टाइप के रहेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ना। सिक्स टॉपिक आएगा इसमें बच्चों नरेशन, नरेशन, है ना। इसे पढ़ते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच होता है नरेशन। निकले इतना, ठीक है बच्चों? इसमें ग्रामर में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाएंगे ना, फ्रेजेस, क्लॉज वगैरह आ जाएंगे। टेंस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक पढ़ लिए, आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, वॉइस और नरेशन, ठीक है? ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आएगा। फिर आएगा दूसरा सेक्शन जो है, वो कौन सा है? वोकैबुलरी, जिसमें पढ़ते हैं हम क्या पढ़ेंगे? सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो दूसरा जो सेक्शन रहेगा हमारा, उसको बोलते हैं वोकैबुलरी, है ना, शब्दावली टाइप।
इसमें जो टॉपिक रहेगा सबसे पहला वो आएगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये होता है ऑपोजिट वर्ड, ये क्या है सिमिलर वर्ड। ये सारे उसमें पढ़ेंगे, अभी तो साथ के साथ पढ़ते जाएंगे ग्रामर के साथ साथ, है ना। डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे कि एक वर्ड ए से स्टार्ट करेंगे जेड पे खत्म करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड होता है ना, वन हु बिलीव्स इन गॉड उनको बोलते हैं थीस्ट, जो नहीं करता उनको क्या बोलते हैं एथिस्ट, है ना। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर उनको क्या बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। जैसे आपने सुना होगा ए व्हाइट एलिफेंट, है ना। ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा, सफेद हाथी। सफेद हाथी नहीं होता, वो होता है कॉस्टली बट यूजलेस, ट्रबलसम ना। ऑल एट सी, पजल, सारे पढ़ेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर आता है बच्चों इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी होता है कुछ, फ्रेजल वर्ब्स, है ना। ये होता है जिसमें ना प्रेपोजिशन प्लस वर्ब होता है, ये फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक ऑन, लुक ऑफ, है ना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक डाउन किसी को नीचा समझना, कॉल्ड ऑफ रद्द करना, है ना। तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे वोकैबुलरी में। फिर इसमें ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके मतलब लिखने में कैसे होंगे सेम सेम, उनको होमोनिम्स भी बोलते हैं। होमोनिम्स वैसे अगर आपने ये पढ़ लिया ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसमें कवर हो जाएगा होमोनिम्स। जैसे ये वर्ड है बच्चों एडवाइस और एडवाइस, है ना, तो वर्ड दोनों सेम है। इसमें से एक तो रहेगा नाउन और दूसरा रहेगा वर्ब, है ना। वैसे जैसे वुड है और वुड्स है, वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, है ना? नहीं जंगल। वाटर पानी, वाटर्स, वाटर बॉडीज, है ना। क्वार्टर का मतलब क्या होता है वो एक चौथाई, और क्वार्टर्स का मतलब रहने की जगह, है ना। वर्ड का मतलब क्या होता है शब्द, प्रॉमिस, वर्ड्स का मतलब लैंग्वेजेस। ये आ जाएंगे हमारे किस में वोकैबुलरी सेक्शन में। फिर देखो इसके बाद थर्ड सेक्शन जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जब आप स्टार्टिंग के दो सेक्शन को पढ़ लोगे, है ना, ग्रामर और वोकैबुलरी को, तभी तो कर सकते हो रीडिंग, न्यूज़पेपर तभी पढ़ सकते हो आप। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्या आएगा पैसेज, है ना। इसमें जो पैसेज पढ़ोगे आप, पैसेज हो सकता है पैराग्राफ हो सकता है ना। इसी में ही आता है दूसरा क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट होता है ना पैसेज की तरह होता है, बीच बीच में ब्लैंक होता है, इसमें होता है फिल इन द ब्लैंक्स। और जो भी आपका एग्जाम हुआ था जेबीटी कमीशन का, उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज आए हैं। और जो कंडक्टिंग बॉडी है एफी पटवारी की, वही है ना। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी अगर इंग्लिश 25-30 नंबर की है ना, 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आ जाए। क्लोज टेस्ट अगर आप इसकी टोन समझ रहे हो, है ना, पैराग्राफ की, तो वहां से जो उसमें वर्ड आएंगे ना फिल इन द ब्लैंक्स, उनको आराम से पुट कर सकते हो, उसमें रख सकते हो। ठीक है, पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। फिर आएगा बच्चों इसमें कुछ पैरा जंबल्स बोल सकते हैं ना, पैरा जंबल्स। सेंटेंसेस भी होता है, जैसे मान लो 6 सेंटेंस दे दिए उसने अलग अलग, फिर बोलेगा ऐसे पी क्यू आर एस, इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, उसको पैरा जंबल्स भी बोल सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस को रीअरेंज करना है ना। पैरा जंबल्स कई बार ये वर्ड में भी आते हैं, पैरा जंबल वर्ड, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट। और इन सब के साथ साथ एक सेक्शन होता है जो आपको इधर लिखाएंगे नहीं, वो आपने खुद से करना होता है। कौन सा था मंजू, ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना, एक पढ़ने का काम होता है, एक होता है सुनने का काम। लैंग्वेजेस तभी समझ आएगी ना जब आप सुनोगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन, अच्छा अगर एक शब्द को देख रहे हो तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन तो आएगा नहीं देख के, है ना। तो जब आप सुनोगे, हो सकता है आप इंग्लिश पॉडकास्ट देखो, इंग्लिश सॉन्ग देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, है ना, इंग्लिश स्टोरी,
तो अगर इसके साथ साथ ना लिसनिंग भी करोगे, है ना, सुनोगे, तो आपकी इंग्लिश और अच्छे से इम्प्रूव हुई। आपको एक्सेंट भी आ सकता है, इंग्लिश का एक्सेंट। नहीं फिर जैसे अपना अपना टोन होता है, पहाड़ी में एक वर्ड बोल दिया आपने इंग्लिश का, पहले लग जाएगा हमारे सर होते थे ना। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन हमारा कौन सा था, हमारा ग्रामर, है ना। ग्रामर में पढ़ना है हमने सबसे पहला टॉपिक बच्चों बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। देखो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, देखो इसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाला है, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट ही है, आपको लगेगा कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आते हैं, आते नहीं आप लोगों को। सब्जेक्ट जो है बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट ही आएगा, तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है ना, और ये किसका आंसर करेगा, इसीलिए पढ़ना है इसको। फिर देखो इस पे इसे पढ़ेंगे बच्चों हम फिर क्लॉज। क्लॉज क्या है ना, फिर पढ़ेंगे इसमें क्लॉज, इसमें कर दो फ्रेज, क्लॉज एंड फ्रेज करेंगे इसमें, ठीक है। देखो क्लॉज एंड फ्रेज। अब आएगा फोर्थ सेंटेंस, सेंटेंस पे तभी हो गया है ना, सेंटेंसेस, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, टाइप्स या काइंड्स बोल सकते हो आप, काइंड्स प्रकार होते हैं, है ना। सेंटेंस एंड इट्स काइंड, कि सेंटेंस क्या होता है, कितने हो सकते हैं, चार टाइप के सेंटेंस होते हैं ना। एक होता है सिंपल, जिसको बोलते हैं डेक्लेरेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, एक इंपेरेटिव, एक एक्सक्लेमेटरी या ऑब्जेक्टिव। तो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, इसमें पढ़ेंगे हम कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के क्या प्रकार होते हैं ना। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कितना ही पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लिखो अब सब्जेक्ट। क्या होता है सब्जेक्ट, हिंदी में सुना होगा आपने, कर्ता क्या है, कौन होता है कर्ता, डूअर सुना है, डूअर, जो कुछ एक्शन करता है ना। सेंटेंस पे तो लिखो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, इसको बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड ऑफ सेंटेंस, it is a word of the sentence who performs the action, जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा, है ना, और जो काम को रिसीव करेगा वो होता है ऑब्जेक्ट। परफॉर्म्स एक्शन वो बनेगा आपका सब्जेक्ट। इसके नीचे बच्चों अलग से लिखो कि ये किसका आंसर करता है, सब्जेक्ट ये करता है हु और whom का आंसर, है ना, हु और whom। आंसर्स आंसर्स who and whom, who and whom। एग्जांपल समझो बच्चों। इसका मतलब है ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया। अगर मैं बोलूं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जो काम करता है, काम किसने किया, ही ने, ही ने वो है ना, और ही जो है वो क्या है, प्रोनाउन। इंग्लिश में दो ही चीजें आपकी सब्जेक्ट बनेगी, नाउन और प्रोनाउन, है ना, इनको छोड़कर कोई बनेगा नहीं। तो हम अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मुझे डाउट है अभी ये सब्जेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हमने जो पहली डेफिनेशन है कि इट इज अ वर्ड हु परफॉर्म्स एक्शन, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, ही। दूसरी बात थी कि ये आंसर करेगा हु और whom का, हु किक्ड द बॉल, ही, है ना। यहाँ पे देखो जो ही है ये हु का आंसर भी कर रहा है ना, हु का आंसर कर रहा है ये। और हमने देखा कि क्या कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग,
इट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। और एक्शन कौन सा है बच्चों? एक्शन है बॉल को किक करना, है ना। यहाँ पे क्या है? किक द बॉल। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपने खुद से पूछना है कि हु किक द बॉल या हु इज डूइंग दिस। अगर मैं बोलता हूं कि अरुण इज ईटिंग फूड, तो हु इज ईटिंग फूड? अरुण। हु का आंसर किसने किया? अरुण ने, है ना। तो अरुण यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी में लिखो एक बात और, नोट करके लिखो, जनरली, जनरली noun and pronoun become the subject. Generally, noun and pronoun become the subject in the sentence. कुछ केसेस में ना जब हम वर्ब से बनाते हैं, वर्ब से वैसे बनता है, जैसे मैंने कहा कि शट द डोर, है ना, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो उनको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जिसमें आप क्या देते हो? आज्ञा सूचक वाक्य। जनरली नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगे, नाउन ही और प्रोनाउन क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट ना। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपने सब्जेक्ट कौन सा है। बताओ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट? दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। प्लेस है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट ना हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा, शुरू में ही आएगा, ठीक है, ये नोट करके लिख देना आपने। और जो दिस है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये बना है आर्टिकल। आर्टिकल 90% केस में किसके लिए आता है? नाउन के लिए, है ना। ये हम आगे बढ़ेंगे नाउन में। ये बना है नाउन, है ना। नाउन के 5 टाइप होते हैं, कौन सा? कॉमन नाउन। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर विशेषता बता रहा है तो ब्यूटीफुल विशेषता ही तो बता रहा है जगह की। ये बन गया है एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, जैसे आप सेंटेंस पूछोगे आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी रिवीजन हो जाएगी और बहुत अच्छी समझ आएगा। सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मिलेगी, फिर मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपने देखा कि जो नाउन है ना, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ये आंसर करता है बच्चों व्हाट का। अलग से पढ़ेंगे हम अभी। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट, व्हाट का आंसर कौन कर रहा है? प्लेस। यह क्या है? जगह है। कैसी जगह है? ब्यूटीफुल। इसको बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। अब जो दिस है यहाँ पे, ये नाउन है कि प्रोनाउन है? दो में से कोई एक होगा, क्योंकि इसे सब्जेक्ट बनना है। अब शुरू में लगा है तो ये सब्जेक्ट, नाउन तो है नहीं, क्योंकि नाउन तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल होता है, उनको लिखेंगे उसमें नहीं है। तो जो दिस बना है बच्चों, ये बना है आपका प्रोनाउन, है ना। दिस दैट होता है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रोनाउन भी होता है। हमने देखा कि यहाँ पे दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसमें दिस क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? प्रोनाउन। अब यहाँ पे इंडिया क्या है? सब्जेक्ट, है ना। अब देखो ये हु और होम का आंसर भी कर सकता है, विच का आंसर भी करेगा।
विच इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब देखो इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज अ कंट्री, कैसी कंट्री है, बिग, है ना। अब यहाँ पे देखो जो इंडिया है ये बना है सब्जेक्ट, और इंडिया प्रोनाउन तो होता नहीं, नाउन है ना, तो ये बना है नाउन। और नाउन में पढ़ेंगे हम कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ भी क्या बन गया है, और ये है आर्टिकल, किसके लिए आता है, नाउन के लिए। लास्ट में जिनके आर वाई लगेगा ना वो नाउन ही होते हैं, है ना। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बिग, बिगर और बिगेस्ट, जिनकी 3 डिग्री बनती है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अभी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना जो ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब का, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब का जिम्मा होता है, क्योंकि किसका काम करे, मेन वर्ब का, है ना। क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि यू आर अ स्टूडेंट, तो यू क्या है उसमें, सब्जेक्ट, है ना, यू बना है प्रोनाउन, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ए क्या हो गया, आर्टिकल, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन, इसमें मेन वर्ब था नहीं, तो आर का ही काम क्या है, वो किसका काम करेगा, मेन वर्ब का, है ना, उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जब जब मेन वर्ब एब्सेंट रहेगी तब तब हेल्पिंग वर्ब किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम, ठीक है। क्योंकि रूल होता है, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द मेन वर्ब। इसमें बताओ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपने देखा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है आपको बताइए, सब्जेक्ट लगा होगा, है ना। और इंजूरियस क्या हो गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग की विशेषता बता रहा है ये। और जो यहाँ पे ना नाउन की विशेषता बताता है, ये तो एडजेक्टिव, वेरी गुड, एडजेक्टिव है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इंजूरियस की डिग्री कैसे बनती है, मोर इंजूरियस, मोस्ट इंजूरियस, है ना। टू हो गया बच्चों यहाँ पे प्रेपो, प्रेपोजिशन। हेल्थ क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, है ना। अब प्रेपोजिशन के बाद जब जब नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, है ना। अभी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, वर्ब का नहीं बनेगा। जब जब बच्चों वर्ब के बाद प्रेपो आया, उसके बाद नाउन आया है, इसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। और ऑब्जेक्ट हमेशा किसका रहेगा, वर्ब का। सेंटेंस में याद रखना आ सकता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड हेल्थ। आप सोचोगे कि हेल्थ जो है वो नाउन है, नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन याद रखना अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन आ गया तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे स्मोकिंग जो है इसको मैंने क्या माना है, सब्जेक्ट। अभी प्रोनाउन तो है नहीं, तो बचा क्या, नाउन। और नाउन में जब जब आईएनजी लगेगा ना उसको बोलते हैं जिरंड फॉर्म, ये वर्ब से बना है, इसको बोलेंगे जिरंड, ये सब वर्ब में पढ़ेंगे। जैसे स्मोकिंग, ईटिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, है ना। वॉकिंग इज माय हॉबी, ना, कैसे बोल सकते हो कि टू वॉक भी होता है, उसको इंफिनिटिव बोलते हैं। ईटिंग जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ, ईटिंग से स्टार्ट हो रहा है, गुड है, ईटिंग जंक फूड इज गुड फॉर हेल्थ की बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ। चलो इसमें नोट करके लिखो, अब सब्जेक्ट क्या लिखो बच्चों, सब्जेक्ट में लिखो देखो इट कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, यह सेंटेंस के कहाँ आता है, शुरू में आएगा। और आपने देखा था कि जनरली नाउन और प्रोनाउन ही क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किसका आंसर करेगा, हु, whom और which का, ठीक है। कौन क्या काम कर रहा है ना। जैसे हमने देखा कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो कौन सी कंट्री बड़ी है, कौन का आंसर करेगा ये, है ना। फिर देखो बच्चों इसके बाद लिखो अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, मेन वर्ब के बाद। यहाँ पर ना एक स्ट्रक्चर लिखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो भी सेंटेंस बनेगा ना ये ऐसे बनता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब,
फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, है ना। स्ट्रक्चर बच्चों किसका, सेंटेंस का। ऐसे ही बनेगा सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस है ना। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर देखो इसमें अब ऑब्जेक्ट की बारी आई। ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड होता है, जो एक्शन को ना रिसीव करेगा, जो सब्जेक्ट ने काम किया है उसको क्या करेगा, ये रिसीव। तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ वर्ड which receives the action performed by the subject। या ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एक्शन, है ना। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म्ड, जिसके ऊपर एक्शन होता है, जो एक्शन को रिसीव करेगा। जैसे इसमें देखो वही एग्जांपल, यहाँ पे बच्चों जो ऑब्जेक्ट है ये किसका आंसर करेगा, व्हाट का आंसर करेगा, इट आंसर्स व्हाट। एग्जांपल देखो, हमने लिखा था ही किक्ड द बॉल, है ना। तो इसका तो लग गया था पता, ही क्या था, सब्जेक्ट। किक्ड क्या हो गया, मेन वर्ब, है ना। जहां पे बच्चों ईडी लगता है ना, वो जनरली कौन सी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वी टू का यूज कहां होता है, पास्ट इन डेफिनेट में। ही किक्ड द बॉल, द क्या है यहाँ पे, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद प्रेपोजिशन आया है, नहीं आया है। तो आर्टिकल के बाद अगर डायरेक्ट कोई वर्ड है वो क्या बनेगा, 90% केस में नाउन बनेगा। अब जो बॉल है, अगर ये नाउन है, देखो बच्चों अगर ये बॉल है, ये क्या है, नाउन, तो ये किसका आंसर करेगा, व्हाट का आंसर। क्योंकि हु का आंसर तो कर नहीं सकता, हु तो सब्जेक्ट हो गया। अगर इसको ऑब्जेक्ट होना है तो किसका आंसर करेगा, ये व्हाट का आंसर। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछो, ही किक्ड व्हाट, उसने क्या किया, उसने बॉल पे किक किया। तो व्हाट का आंसर कौन कर रहा है, बॉल कर रहा है। और नाउन में पढ़ेंगे हम, अगर इसके आगे ना कुछ पर्टिकुलर नाम दिया है, जैसे क्रिकेट की बॉल होगी, है ना, स्पार्टन की बॉल होगी, लेदर की बॉल होगी, वो क्या है, प्रॉपर नाउन। और अगर यहाँ पे ऐसे जैसे बॉल, बैट, पेन, इनको बोलता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। सुना है आपने संज्ञा, नहीं सुना हिंदी में संज्ञा, क्या बोलते हैं संज्ञा को, डेफिनेशन क्या होती है, ये है यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट, किसी वस्तु स्थान को हाँ, शो करता डिनोट करता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, या द्रव को, समूह को क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, आया ये समझ, ऑब्जेक्ट क्या बना है। एक सेंटेंस लिखो फिर अपनी तरफ से, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को लिखोगे, कोई सा भी सेंटेंस। पहले हिंदी में सोचो, है ना, क्योंकि अभी ना प्रोसेसिंग इतनी फास्ट नहीं है, तो पहले हिंदी में सेंटेंस सोचो, उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। सोचो मंजू। इतना सुंदर लड़की है। Yeah. चलो इसी को ही बनाओ इंग्लिश में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसका भी लगा रहे हो आप, तो सेंटेंस बोलो ये कौन सा है। वही तो मैं बात करना था पहले। हाँ ये सेंटेंस, तो यहाँ पे ना पहले ही करना पड़ता है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, महिमा महिमा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं हु लिखूं, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हु का आंसर कौन कर रहा है, महिमा महिमा। और जनरली सेंटेंस के शुरू में पहला ही वर्ड क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन तो होता नहीं, क्योंकि प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, है ना। तो सब्जेक्ट जो है ये बन गया है नाउन। कैसा नाउन है, जो किसी का पर्टिकुलर नाम होता है ना, इसको बोलता है प्रॉपर नाउन, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों प्रॉपर नाउन। लिखते जा रहा है आपने सारा ही। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें कहीं दूसरी जगह मेन वर्ब दिख रहा है, यही मेन नहीं दिख रहा है ना। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो आप। अब ए क्या हो गया, सर्वनाम। आर्टिकल। आर्टिकल। अब हेल्पिंग वर्ब है, तो मान लो अगर कोई
सेंटेंस कुछ भी दिया तो उससे कुछ में कैसे पता लगेगा कि वो नहीं है। देखो मेन वर्ब की तो फॉर्म बनती है हमारे पास 5 फॉर्म, हाँ जैसे गो, वेंट, गॉन, Gone, है ना, गोइंग, हाँ जी। गोज। इसकी फॉर्म नहीं बन सकती। इज is मेन वर्ब का काम करेगा बी फॉर्म में। बी होता है और जो इज है वो खुद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आएगा वॉज और वर इसका। थर्ड होता है बीइंग, फोर्थ होता है बीइंग, है ना, और पांचवा फॉर्म बनेगा इसका इज बनेगा पांचवा। पहला होता है आर और एम। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में, Plural. बेस फॉर्म। पढ़ेंगे हम वर्ब में, सारा पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस इतना देखो कि आर्टिकल ही किसके लिए आया होगा, ब्यूटीफुल के लिए तो आया नहीं होगा। आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, Object के लिए आता है। ऑब्जेक्ट के लिए आता है ना, नाउन के लिए आता है। तो ये नाउन क्या है, Object. यहाँ पे गर्ल है ना। और इसने ये नहीं कहा, तो जो यहाँ पे कॉमन नाउन है ना आपके, जहाँ जैसे बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये क्या होता है, कॉमन नाउन। Noun. कॉमन नाउन जो आप बहुतों के लिए यूज कर सकते हो। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, Adjective. है ना। यहाँ पे होगा ये एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे ना मैं बोल रहा हूँ कि जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब था, इसने किसका काम किया, मेन वर्ब का। सेंटेंस का मतलब क्या है, महिमा सुंदर लड़की है। तो अब आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है। Present. नहीं नहीं प्रेजेंट थोड़ी है सर, इज का यूज तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, कंटिन्यूस हाँ और कॉन्टिन्यूस में तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म भी आती है। आईएनजी फॉर्म लगती है। तो बताओ अब कौन सा बना ये। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जी सर आई एम अ टीचर, ये सिंपल फॉर्म है। आई एम अ टीचर, इसमें एम क्या है, हाँ हेल्पिंग वर्ब, काम किसका किया, मेन मेन वर्ब. वर्ब का अब मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है वो डिसाइड करेगा। जो एम है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेफिनेट तो सेंटेंस ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इनको, है ना। ये जो बच्चों सेंटेंस ये है सिंपल प्रेजेंट, आते ही ये आपसे सीधा पूछ सकता है कि उसका वो बताओ कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ कॉन्टिन्यूस आईएनजी लगेगा, वहां पे ना इज हेल्पिंग वर्ब बनती है, उसके साथ मेन वर्ब आएगी, उसमें लगेगा आईएनजी। सेम यहाँ पे देखो एम क्या बना है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे क्या बना है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ये है आपका वर्ब का पांचवा फॉर्म, फॉर्म ना फिफ्थ फॉर्म होता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों इसको बोलते हैं रूट फॉर्म, बोल सकते हो आप ना, रूट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। और आपको पता होगा आई के साथ, आई और वी और दे के साथ क्या लगता है, प्लूरल फॉर्म। यू के साथ भी लगता है, यू आर ना, यू इज नहीं होता। आई के साथ एम लगेगा, निकले इसको। आई क्या था, सब्जेक्ट, प्रोनाउन है, ए है आर्टिकल, किसके लिए आया है, नाउन के लिए। और टीचर यहाँ पे कौन सा नाउन है, कॉमन, क्योंकि बहुत सारे नाम है वो होते हैं ना टीचर, तो अगर मेंशन कर दिया इंग्लिश का, मैथ्स का, ये बना है कॉमन। ठीक है, तो इसको फिर देखो इसमें जब आपका ना ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसको बोलते हैं बी फॉर्म। तीन फॉर्म होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब वाले, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म। वर्ब में पढ़ेंगे, बस इतना समझो कि जो आपका बी फॉर्म है, बी फॉर्म कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, पांच फॉर्म होते हैं इसके। यहाँ पे आता है खुद आएगा बी, एम आएगा, आर आएगा। सेकंड फॉर्म में आता है वॉज और वर, ये भी मेन वर्ब की तरह काम आ सकता है ना, आई वॉज देयर, मैं वहां था, वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग, यहाँ पे आएगा आईएनजी आता है हमेशा चौथे फॉर्म में, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, इज, इसको लिख लो, है ना। वैसे बी फॉर्म था ये, इसके बाद ना एक डू फॉर्म लिखो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ये आ गया बच्चों डू फॉर्म। फिर इसमें लिखो आगे हैव फॉर्म, क्योंकि इनका यूज ना हेल्पिंग वर्ब की तरह तो होगा ही, मेन वर्ब की तरह भी हो सकता है, इसे लिख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या आता है, हैव,
फिर आएगा हैड, थर्ड पे भी रहेगा हैड, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, हैविंग, और यहाँ पे क्या रहेगा, हैज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके 5 मतलब होता है हैव के। 5 मतलब होता है, एक तो होता है जिसपे आपका हक है, पोजीशन, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन। एक मतलब होता है इसका सेंस पीने का, आई एम हैविंग कॉफी, कॉफी पी रहा हूँ। एक मतलब होता है खाने का, आई हैड लंच। एक मतलब होता है स्पेंड करने का, आई एम हैविंग गुड टाइम्स दिस ईयर, है ना, मैं अच्छा समय बिता रहा हूँ। या आई हैड गुड टाइम्स इन शिमला, गोवा। अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। निकले इसको, फिर लिखेंगे हम इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। क्लॉज होता है उपवाक्य। उपवाक्य से क्या बनेगा, वाक्य। और फ्रेजेस होते हैं जो आपके ना कॉम्प्लीमेंट देंगे सेंटेंस को। उनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है सब्जेक्ट वर्ब का। जैसे मैंने कह दिया कि ऑन द टेबल, ये फ्रेज है। अगर सेंटेंस बनाऊंगा, द मार्कर इज ऑन द टेबल। कितना घंटा है? अभी तो 9 तक क्लास रीजनिंग करनी है, इसके बाद नहीं सर, यही चलने के बाद यही करना है। आ रही है मंजू इंग्लिश समझ, थोड़ी थोड़ी। इसको दोबारा से रिवाइज करना है आपने, ठीक है, तभी आएगी और अच्छे से समझ, नहीं तो ऊपर ऊपर से जाएगा। ठीक है, इंग्लिश क्लास में कल से हम इंग्लिश में बात करेंगे। हमने बहुत, मतलब मैं और मेरी रूममेट करते थे ऐसे ही तो इम्प्रूव है इंग्लिश, है ना। उसने कनाडा जाना था सर और इंग्लिश उसकी। देखो, जब तक ना आप उसके सामने इंग्लिश नहीं बोलोगे जिसको इंग्लिश आती है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा इंग्लिश में। और ये फैक्ट है, आपको चाहे कितनी इंग्लिश आएगी, अगर आपने उसके सामने नहीं बोली जिसको आपसे ज्यादा इंग्लिश आती है, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपसे फंबल होंगे वर्ड। चलो लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो ये वर्ड है ना कॉम्प्लीमेंट, ये भी होमोनिम्स है। एक तो होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलता है पूरक। ये क्या बना है, ये बोलता है कर्ता पूरक, जो कर्ता को पूरा करता है ना। जब आपके सेंटेंस में ना सब्जेक्ट और एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के लिए आया होगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है ना, इसका मतलब होता है तारीफ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, है ना। अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो एल आई। मैंने आज ही अब देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या आएगी बच्चों, व्हेन अ वर्ड, इसको आप क्या मानते हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब एक वर्ड जो क्या करेगा, सब्जेक्ट को पूरा करेगा, या आसान सी डेफिनेशन में लिख सकते हो आप, जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान के लिए आया होगा, व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर यूज्ड फॉर अ सेम पर्सन और थिंग। जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान के लिए आया होगा, एग्जांपल देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आई एम अ सिंगर। अब आपने देखा यहाँ पे आई क्या था, सब्जेक्ट, है ना। ए क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन, नाउन। है ना। सिंगर कैसा नाउन है, कॉमन। इसके आगे मेंशन करेगा ना इसका जोन क्या है, कौन सा सिंगर है। तो हमने देखा कि यहाँ पे आई और सिंगर तो
सेम ही है। जो सिंगर है वो किसके लिए आ रहा है? आई के लिए। देखो मैं सिंगर हूं, तो आई और सिंगर एक ही है, तो ये तो सब्जेक्ट बन गया, इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, तो ये नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ना ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कर रहा है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ध्यान रखना ही है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो, जब वो एक ही होगा, देखो इस डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ होता है, और डेफिनेशन इसकी इतनी आसान हो ही नहीं सकती। किताब से देखोगे आप तो समझ ही नहीं आएगा आपको। चलो यहाँ पे देखो, he is an actor। बताओ इसमें जो एक्टर है वो क्या है? आपने देखा कि एक्टर जो है वो नाउन है, लेकिन किसके लिए आया है? ही के लिए। तो ही और एक्टर तो एक ही है। ये एक्टर जो है ही की क्वालिटी को बता रहा है कि ही क्या है, ये था यहाँ पे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, किसका काम किया? मेन वर्ब। एन हो गया आर्टिकल, है ना। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ये कौन सा है? इंडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल ना। इनडेफिनेट कौन सा होता है? ए और एन, है ना। ये काउंटिंग के सेंस में भी होता है, जो आपके काउंटेबल नाउन उनके यूज होता है। एक्टर क्या था? एक्टर था नाउन। आपने समझा कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ही को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये बनाया बच्चों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। निकले इसको, तो लास्ट लिखो अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा या जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे he elected him the monitor of the class। अब यहां पे देखो, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के लिए आगे एक वर्ड आया है, कौन सा है? नहीं सर, मॉनिटर। मॉनिटर। देखो वी इलेक्टेड हिम, मान लो मैं बात कर रहा हूं सुनील की, है ना। हमने सुनील को मॉनिटर बनाया। सुनील मतलब हमने उसको, है ना, हिम का मतलब उसको क्या बनाया? मॉनिटर। हिम जैसे ईमेल्स के लिए यूज हाँ, हमने देखा कि जो यहाँ पे हिम है ना, और जो बच्चों जो है मॉनिटर है, ये क्या है? ये सेम है। ये क्या है? सेम पर्सन के लिए यूज हुआ है, सेम पर्सन। अब यहाँ पे क्या था? ये तो सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट कौन सा है? प्रोनाउन, है ना। जो ये होता है आई यू वी दे ही शी इट, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। इनके आगे केस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं ना। जैसे आई का क्या बनता है? मी, है ना। ही का क्या बनता है? हिम। फिर आगे रिफ्लेक्सिव केस भी बनते हैं इनके, हिमसेल्फ, ऐसे। ठीक है, इलेक्टेड क्या हो गया? देखो ईडी लग गया, मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चलो इसको आपने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। और ऑब्जेक्ट हिम, देखो ही का बनाया ना, हिम अभी कहा था मैंने, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आएगा। ये बना है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? इसको बोल सकते हो आप ऑब्जेक्टिव केस। अभी इसको लिखते जाओ बस, आपको बाद में समझ आएगा जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे ना, कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ है, सब्जेक्टिव केस कहाँ है ना, एम्फेटिक केस कहाँ है, रिफ्लेक्सिव केस कहाँ है। तो अब हमने देखा कि वी इलेक्टेड हिम,
अब फिर से आ गया आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आता है बच्चों? नाउन के लिए। आर्टिकल मोस्टली किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। तो ये नाउन यहाँ पे ना, जिसको आप क्या मानते हो? ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में ना। इट इज डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट। ये देखो मॉनिटर किसको बोल रहा है? हिम को, उसे मॉनिटर बनाया गया है। इट इज डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और फिर ऑफ आ गया, प्रेपो, आर्टिकल, नाउन। कौन सा नाउन? ये कलेक्टिव है ना। लेकिन हमने देखा कि इसको हम ऑब्जेक्ट मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? इसकी वजह से, प्रेपोजिशन की वजह से। अब ये जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बच्चों नहीं होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वर्ब के बाद आया होगा। अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ गया है तो उस पे हक रहेगा प्रेपोजिशन का। इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हम आगे पढ़ेंगे। तो वी इलेक्टेड हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। आया ये समझ? जब ऑब्जेक्ट के बारे में आगे कोई वर्ड आया होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब सब्जेक्ट के बारे में आया होगा उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस के शुरू में आता है, जो किसका आंसर करेगा? हु, हुम और व्हाट, विच का आंसर करेगा? सब्जेक्ट जनरली क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन होंगे। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? हमेशा मेन वर्ब के बाद। अब आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो, सेंटेंस में सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहेगा? आपका मेन वर्ब पे। मेन वर्ब के लेफ्ट साइड क्या रहेगा? सब्जेक्ट, राइट साइड क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, है ना। जब सेंटेंस आपका सिंपल हो, आगे वॉइस में ना ये चेंज हो जाएंगे। वॉइस में देखा होगा आपने, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, है ना। इंग्लिश को ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम काइंड्स सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉज के बारे में, ठीक है। आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खत्म। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है आगे ग्रामर के लिए, है ना। क्योंकि ग्रामर तभी समझ आएगा जब आपको पहले इसके बेसिक पॉइंट्स आएंगे।